हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे। उसमें हमने 7 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। 8वां पॉइंट बनाया गया है, यदि किसी संख्या के अंत में एक शून्य है तो उसके वर्ग में 2 शून्य होंगे, और यदि संख्या के अंत में 2 शून्य हैं तो उसके वर्ग में 4 शून्य होंगे। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे देखें, 10 का वर्ग करने पर आपको 100 मिलेगा। संख्या के अंत में एक शून्य है तो संख्या के वर्ग करने से अंत में 2 शून्य प्राप्त हुए। यदि 100 का वर्ग करेंगे तो हमें संख्या मिलेगी 10,000। तो देखो, संख्या के अंत में 2 शून्य हैं, संख्या के वर्ग करने से जो संख्या मिलेगी उसके अंत में 4 शून्य होंगे। यदि संख्या के अंत में 3 शून्य हैं तो संख्या का वर्ग करने से जो संख्या बनेगी उसके अंत में 6 शून्य होंगे। यानी संख्या में जितने होते हैं उसके डबल होते हैं उस संख्या के वर्ग में। तो ये एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में सम संख्या में ही शून्य होते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में सम संख्या में ही शून्य होते हैं। देखें, 100 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि किसी प्राकृत संख्या के वर्ग से प्राप्त हुई है। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये प्राकृत संख्या 100 के वर्ग करने से प्राप्त हुई है। ऐसे ही ये संख्या भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 1000 का वर्ग करने से ये प्राप्त हुई है। तो आप ध्यान से देखें, ये जो पूर्ण वर्ग संख्याएं मैंने लिखी हैं, इनमें जो शून्य हैं वो सम संख्या में हैं। इसमें 2 शून्य हैं, इसमें 4 शून्य हैं, इसमें 6 शून्य हैं। तो ये संख्याएं कैसी हैं? ये सम संख्याएं हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसके अंत में सम संख्या में ही शून्य होते हैं, वरना वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे देखें 1000, तो 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 3 शून्य हैं, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही आप देखें 4000, तो इसके अंत में 3 शून्य हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये संख्या किसका वर्ग हो सकती है? आप यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा कोई प्राकृत संख्या आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में आपको सम संख्या में ही शून्य मिलेंगे, विषम संख्या में शून्य नहीं मिलेंगे। जैसे उदाहरण बनाए हैं मैंने, 100 इसके अंत में 2 शून्य हैं, फिर 40,000 इसके अंत में 4 शून्य हैं, फिर इसमें भी सम संख्या में यानी टोटल 6 शून्य हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला गुणधर्म देखें। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। ये एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। आप देखें, 1 से लेकर के 20 तक की जो हमने सारणी बनाई थी उसमें कुछ संख्याएं सम हैं और बाकी विषम हैं। जैसे देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारी विषम संख्याएं हैं। तो इन विषम संख्याओं का वर्ग करने से आपको देखो क्या क्या मिल रहा है। 361 एक विषम संख्या है, 289 एक विषम संख्या है, 225 विषम संख्या है, 169 ये भी विषम संख्या है, 121 एक विषम संख्या है, 81 विषम संख्या है। यानी कोई भी विषम संख्या का वर्ग करने से आपको विषम संख्या ही मिलेगी। देखो, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई देता है वो संख्या सम संख्या होती है, बाकी विषम संख्याएं होती हैं। तो देखो, 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करने से आपको 4 मिला, एक सम संख्या। 4 एक सम संख्या है
तो इसका वर्ग करने से आपको 16 मिला, एक सम संख्या। 6 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करने से आपको 36 मिला, एक सम संख्या मिली। 8 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करने से आपको 64 मिला, जिसके अंत में 4 है, यानी ये भी एक सम संख्या है। फिर देखें आप 14, इसके अंत में एक सम संख्या है, तो इसका मतलब 0 2 4 6 8 में से कोई है तो वो संख्या सम संख्या हुई। तो 14 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करने से आपको 196 मिलेगा, जिसके अंत में आपको 6 दिखेगा, मतलब ये भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग करने से सम संख्या मिलती है और विषम संख्या का वर्ग करने से विषम संख्या मिलती है। अब देखिए एक विशेष गुणधर्म और है, वर्ग संख्याओं के बीच में स्थित संख्याओं की गणना करना कि वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग नहीं है, यानी वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो देखो मैंने 1 से लेकर के 25 तक की संख्याएं लिखी हैं, आगे और भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन इससे आपको गुणधर्म के बारे में स्पष्टता मिल जाएगी। देखो 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 का वर्ग है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 2 का वर्ग करने से प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद में अगली पूर्ण वर्ग संख्या 9 आएगी, जो प्राकृत संख्या 3 का वर्ग करने से प्राप्त हुई है। इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या 16 होगी, जो प्राकृत संख्या 4 का वर्ग करने से प्राप्त हुई है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 25 होगी, जो प्राकृत संख्या 5 के वर्ग से प्राप्त हुई है। अब इसमें ध्यान से देखें, जो ये दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में आपको 2 ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर अगली 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं देखें, इन दोनों के बीच में आपको 4 ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर अगली 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में आप देखें, आपको टोटल 6 ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर देखें क्रमागत 16 और 25 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इन क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं मिलती हैं। तो देखो मैं बात करूं 16 और 25 की, तो 16 4 का वर्ग है और 25 5 का वर्ग है। तो देखो 4 का वर्ग 5 का वर्ग में छोटी संख्या 4 है, तो आप 4 का डबल कर दें। 4 का डबल करने से क्या मिलेगा, 8। तो 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आपको 8 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर देखें आप 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्ग 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 और 4 के बीच में छोटी संख्या कौन सी है, 3। तो 3 का दोगुना कर दें यानी 6। तो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आपको 6 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर देखें 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। तो छोटी संख्या 2 है, तो 2 का डबल कर दें 4। तो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आपको 4 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे देखें इसमें 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, तो छोटी संख्या 1 और 2 में से 1 है, तो 1 का डबल कर दें यानी 2। तो 1 का वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आपको 2 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काफी एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, इस पर आपका सवाल भी प्रश्नावली में आधारित है, तो आप इसको ठीक से याद रखेंगे। ओके, तो मैंने इसमें एक नियम बनाया है कि n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n संख्याएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने क्या बताया कि छोटी वाली संख्या है उसका डबल संख्याएं आपको मिलती हैं। तो n और n+1 में से छोटी कौन सी है, n। तो इसका डबल कर देंगे यानी 2n संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो और महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में देखते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n वर्ग होता है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा यहां पर
विषम प्राकृत संख्याएं ही जोड़नी है। तो देखो विषम संख्याएं एक छोड़ करके एक आती हैं। पहली विषम संख्या एक है, तो आपने यदि एक विषम संख्या ली है तो आपको एक का वर्ग मिलेगा। ठीक है, आप इसको एक का वर्ग यानी एक समझ सकते हैं। यदि आपने क्रमागत दो विषम संख्याएं ली हैं, एक विषम संख्या है, उसके बाद में अगली विषम संख्या 3 है, तो यदि आपने क्रमागत रूप से दो विषम संख्याएं ली हैं और उनका योगफल किया है तो आपको 2 का वर्ग यानी 4 मिलेगा। यदि आपने 3 विषम संख्याएं ले ली, 1, 3, 5, यदि आपने 3 विषम संख्याएं ली हैं और उनका योगफल किया है तो आपको 3 का वर्ग यानी 9 मिलेगा। यदि आपने 4 विषम संख्याएं जोड़ी हैं, क्रमागत रूप से आने वाली 4 विषम संख्याएं जोड़ी हैं शुरुआत से लेकर के, ऐसे नहीं कि कोई भी 4 विषम संख्याएं जोड़ दी, शुरुआत से लेकर के आपको यदि 4 विषम संख्याएं जोड़ने को बोला जाए तो आपको 4 का वर्ग यानी 16 मिलेगा। फिर यदि आपको 5 क्रमागत विषम संख्याओं को योग करने के लिए बोला जाए तो आपको 5 का वर्ग यानी 25 प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बोल दिया जाए कि 10 प्राकृत शुरुआत वाली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप तुरंत बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी 100 होगा। इस गुणधर्म पर आधारित भी आपके सवाल हैं। अगला गुणधर्म देखते हैं। यदि कोई प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है एक, तो इसको हमने विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर दिया। ये भी अगली पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हमने विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हमने 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, इसको भी व्यक्त कर दिया। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, इसको भी व्यक्त कर दिया। तो सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, लेकिन जो व्यक्त नहीं की जा सकती हैं इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ओके, तो ये एक स्पेशल बात थी। अगला गुणधर्म है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल किस तरीके से देखा जा सकता है। देखो, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग करना है, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखो 4 और 5, 4 के बाद में 5, यानी ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तो 4 और 5 दोनों को योग करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 है वो 3 का वर्ग है, तो ये 3 जो यहां पे दिखाई दे रहा है, तो 3 के वर्ग में से 1 कम करके 2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 3 का वर्ग करके 1 जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आपको 5 मिलेगा। ऐसे देखें 12 और 13, इन दोनों का योग करने से आपको 25 मिलेगा, 5 का वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि 12 कैसे मिला होगा, 5 के वर्ग में से 1 कम बट्टे 2, और 13 कैसे मिला, 5 का वर्ग प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, तो आप देखो यदि 7 का वर्ग करने के लिए बोला जाए तो आप पहली संख्या क्या लेंगे, 7 का वर्ग माइनस 1 बट्टे 2, और अगली संख्या 7 का वर्ग प्लस 1 बट्टे 2। 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 में से 1 कम किया 48, 48 में 2 का भाग दिया 24, प्लस 7 का वर्ग यानी 49 प्लस 1 यानी 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, तो 24 प्लस 25 बराबर मिलेगा 7 का वर्ग। तो हम 2 क्रमागत संख्याओं के योगफल के रूप में किसी संख्या के वर्ग को व्यक्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये खास स्पेशल बात रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।